देखो, तो लास्ट क्लास में हमने किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और आज अपना पहला टॉपिक है स्पीड। मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इन्फॉर्म अस हाउ फास्ट एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड हमको बताता है कि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। ओके, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट हमने लिखा है डेफिनेशन ऑफ स्पीड, और उसमें लिखा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेरा ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस जाता है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। ये डेफिनेशन होता है। और मैथमेटिकली मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब ये जो आपका स्पीड है बॉडी का, वो हो सकता है यूनिफॉर्म या फिर हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। हम लोग स्पीड यूनिफॉर्म तब बोलते हैं जब बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। कि अगर पहले 1 सेकेंड में बॉडी ने गया है 10 मीटर, तो अगले 1 सेकेंड में भी अगर मेरा बॉडी 10 मीटर ही जाएगा, तब हम बोलते हैं कि मेरे बॉडी का स्पीड यूनिफॉर्म था। और एक आपका होता है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब इक्वल टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते हैं। कि फॉर एग्जांपल, जब हम अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो हमारे घर से ऑफिस तक का जो सफ़र होता है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ होता है, क्योंकि कहीं पे ट्रैफिक जाम होता है तो मेरे को वहाँ पे स्लो डाउन होना पड़ता है। और कहीं पे अगर कहीं ट्रैफिक जाम नहीं है, स्मूथ रोड है, तो फिर वहाँ पे हमारा स्पीड ज़्यादा होता है। तो स्पीड कम ज़्यादा, तो ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल। जनरली हमारे रियल लाइफ में स्पीड जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। यूनिफॉर्म स्पीड बहुत ही मुश्किल से मिलता है मेरे को। ठीक है, चलिए तो और इस पे करते हैं आगे चर्चा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, वही कहानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। उसके बाद मैंने लिखा है कि बट इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट्स स्पीड इज वेरिएबल। जब वो मेरा ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, तब हम बोलते हैं कि उसका स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, या नॉन यूनिफॉर्म को ही हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं। ओके, और उस केस में हम लोग करते हैं फाइंड एवरेज स्पीड। जब आपका स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो, वेरिएबल हो, तो उस केस में हम चाहते हैं फाइंड करना एवरेज स्पीड का वैल्यू। ओके, तो हम लोग देखो, सिंपल सी कहानी है कि एवरेज स्पीड हम फाइंड करते हैं किसी टाइम इंटरवल में। एक टाइम इंटरवल में, मतलब टी बराबर 0 से लेके टी बराबर 5 सेकेंड, या टी टी इक्वल टू 5 सेकेंड टू लेके टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो ये आप हमेशा एवरेज जो फाइंड करते हैं वो आप किसी टाइम इंटरवल में फाइंड करते हैं। और जब मेरे बॉडी का स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो हम लोग एवरेज वैल्यू ही फाइंड करते हैं। और मैंने फिर यहाँ पे लिखा है कि वी एवरेज, जिसको मैं आप लोग पढ़ोगे एवरेज स्पीड। एक्चुअल में हम लोग स्पीड को वी या फिर यू से भी लिखते हैं। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड था, तो मैंने उसको लिखा वी सफिक्स में एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यहाँ पे जो डेल्टा एस है वो शो कर रहा है टोटल डिस्टेंस, और डेल्टा टी है वो शो कर रहा है टाइम इंटरवल। मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ अ कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर एक कार ने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 1 आवर में, तो हम बोलते हैं कि जो इसका एवरेज स्पीड होगा, तो फ्रॉम दिस डेफिनेशन टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाई जो आपका टाइम है वो है 1 आवर। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड आपका उस 1 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर आया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे 1 घंटे के लिए 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे थे। ये आपका कहना मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी समय जब ट्रैफिक आपका जाम हो तो आपका स्पीड कम हो गया हो, और जब ट्रैफिक स्मूथ हो तो आपका स्पीड ज़्यादा भी हो गया होगा। तो ये आपका एवरेज वैल्यू है। ओके, अब नेक्स्ट कहानी है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। तो हमने तुमको जैसे बताया कि एवरेज स्पीड हम लोग फाइंड करते हैं किसी टाइम इंटरवल में, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग फाइंड करते हैं किसी पार्टिकुलर समय पे। किसी पार्टिकुलर समय पे मतलब कि हम आपसे बोलेंगे कि 10 बज के 10 मिनट और 5 सेकेंड पे आपका स्पीड क्या था, तो वो आपका हो गया है इंस्टेंटेनियस स्पीड। या हम बोलेंगे कि मोशन स्टार्ट होने के 5 सेकेंड बाद, मोशन स्टार्ट होने के 5 सेकेंड बाद आपका स्पीड कितना है। तो इन इन जनरल जब मोशन स्टार्ट होता है तो हम उसको लेते हैं टी इक्वल टू 0। तो उसके 5 सेकेंड बाद मतलब कि हमसे पूछ रहा है स्पीड एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, तो मतलब कि मेरे से इंस्टेंटेनियस स्पीड ही पूछा जा रहा है एट अ पार्टिकुलर टाइम। तो ये क्या होता है, स्पीड एट अ पार्टिकुलर टाइम। स्पीड एट अ पार्टिकुलर टाइम, किसी समय पे। और जैसे कि मैंने जब आप लोगों को बेसिक मैथ है हम बता रहे थे, तो वहां पे मैंने तुमको चेंज बताया था कि चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। और जैसे ही इंस्टेंटेनियस का बात आया था, तो हमने कहा था कि उससे इंस्टेंटेनियस
स्पीड के लिए जो आपका डेल्टा टी होता है वो होता है टेंस टू जीरो। अगर तुम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स वाला लेक्चर याद हो तो इसका मतलब कि जब हमको फाइंड करना होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड तो हम उसको लिखेंगे वी इंस्टेंटेनियस, और वो हम लोग तब फाइंड करते हैं जब टाइम इंटरवल आपका हो जाए टेंस टू जीरो। हम लोग किसी पर्टिकुलर समय पे बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर समय पे स्पीड मेजर करने में हमको बहुत कम समय लगा हो, बहुत कम समय, मतलब कि कुछ ऐसा आपका डेल्टा टी बराबर 0.0001 सेकेंड। तो ये टाइम इंटरवल इतना कम है कि हम लोग इसको इंटरवल मान, मतलब कि नहीं मान सकते। हम लोग बोल रहे हैं कि ये बस किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही हम बात कर रहे हैं। वही हो जाएगा कि वी इंस्टेंटेनियस इज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ये लिमिट एक मैथमेटिकल टर्म है जो आपका टाइम इंटरवल जब टेंस टू जीरो हो जाएगा, ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये टेंस टू जीरो का मतलब ये हुआ कि बहुत कम है। तो उस केस में जो आपका लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब टाइम डेल्टा टी आपका जो टाइम इंटरवल था जब वो टेंस टू जीरो हो गया है, तो उस केस में जो हमको स्पीड मिलने वाला है वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और तुम लोग को और अगर बेसिक मैथ याद हो तो इससे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को बहुत छोटे समय के लिए हम लोग बोलते हैं डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। तो जब भी हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करना हो तो हम वहां से कैसे फाइंड करते हैं, डी एस बाई डी टी से। और ये डी एस बाई डी टी को तुम लोग को अगर मैथमेटिकल वाला और टर्म्स याद हो तो इसको हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैंने तुमको बताया था कि डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो ग्राफ का स्लोप देता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है डी एस बाई डी टी, इसको हम लोग करते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर ये देगा स्लोप ऑफ द एस वर्सेस टी कर्व। ठीक है, एस वर्सेस टी कर्व, एस मतलब डिस्टेंस और टी मतलब टाइम। तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ यहाँ मैंने लिखा है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सब लोग इसको याद रखना। अब जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे जो अपना क्वेश्चंस का वैरायटी होगा वो चेंज करते जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डी एस बाई डी टी लिखा है इंस्टेंटेनियस। अब देखो इससे कितने टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक बार क्या होगा कि तुमको डिस्टेंस दे देगा, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर वहां से हमसे पूछेगा कि स्पीड किसी पर्टिकुलर समय पे क्या है। तो हम लोग सिंपली फाइंड करेंगे डी एस बाई डी टी। हमको फंक्शन दिया है एस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग एस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और वहां से हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि तुमको एस वर्सेस टी का ग्राफ दिया रहे, कुछ ऐसा, एस वर्सेस टी का ग्राफ दिया रहे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे तुमसे स्पीड पूछे, तो हम लोग इस ग्राफ का इस पर्टिकुलर टाइम पे स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप भी क्या देगा मेरे को, इंस्टेंटेनियस स्पीड ही देगा। और स्लोप का मतलब ही होता है डी एस बाई डी टी। तो अगर मेरे को ग्राफ दिया रहे तो हम लोग टेंजेंट का स्लोप चेक करेंगे। हमको अगर फंक्शन दिया रहे एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हम लोग उसका डी एस बाई डी टी फाइंड करेंगे। ओके, तो ये सब बेसिक कहानी है, इसका हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे। ये ग्राफ वाला भी चर्चा अपने को करना है बहुत अच्छे से। अभी हम लोग बस काम कर रहे हैं इसके डेफिनेशन पे। अब हमने ये देखा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ओके, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो एक बात और, कि इफ स्पीड ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द जर्नी, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड। अगर मेरा बॉडी पूरे जर्नी के लिए एक ही स्पीड से मूव किया होगा तो उस केस में जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगा, मतलब जो किसी पर्टिकुलर समय पे स्पीड आएगा वही उसका एवरेज वैल्यू भी आएगा। मतलब सिंपल सा अगर हम तुमको बताएं और एग्जाम्पल कि आप अगर पूरे 1 घंटे के लिए 50 किलोमीटर पर आवर से मूव किए हो तो पूरे आपके होल जर्नी के लिए जितना आपका एवरेज स्पीड आएगा वो भी आपका 50 km/h ही आएगा। और आप अगर किसी पर्टिकुलर समय पे पूछ दो स्पीड तो भी आपका 50 km/h ही आएगा। ठीक है, जैसे कि बेसिक इसका जो एग्जांपल है कि अगर तुमने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है और तुम्हारा अगर पांचों सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स आया है, तो जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स होगा वही तुम्हारा एवरेज भी मार्क्स आने वाला है पूरे सब्जेक्ट को मिला के। वही यहाँ भी होता है अप्लाई। ओके, तो ये तो गया कहानी तुम्हारा इंस्टेंटेनियस और एवरेज का। अगर तुम्हारा स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रह रहा है उस केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम नहीं आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपका स्पीड थ्रू आउट द जर्नी यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, अच्छी बात। चलो, इसको तुम लोग याद रखना। अच्छा देखो, यहाँ से एक बात हमने तुमको बताया कि वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टाइम इंटरवल। और एक बात तुमसे हम और कहना चाहेंगे, हमने यहाँ पे लिखा तुमसे
कि इफ स्पीड ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द जर्नी देन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। और तुमको अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्पीड मेंशन किया है, सिर्फ स्पीड लिखा है, तुमको अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं मेंशन किया है, तो अगर सिर्फ स्पीड लिखा है क्वेश्चन में, मतलब कि वो बात कर रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। अगर तुमको कहीं पे सिर्फ स्पीड लिखा हुआ दिखा, ऐसा दिख जाए, तो समझ लेना कि वो हमसे इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात कर रहा है। तो अगर उस बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म था, तो जो हमने लिखा था कि v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, तो हमको पता चल गया कि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो होगा v एवरेज वही होगा उसका v इंस्टेंटेनियस भी। तो हम सिंपल कर सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम या टोटल डिस्टेंस s बाई टोटल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये कब लिखेंगे? जब आपका स्पीड थ्रू आउट द मोशन या थ्रू आउट द जर्नी आपका यूनिफॉर्म हो जाए, तभी आप v एवरेज को इंस्टेंटेनियस, या ऐसे बोलो कि आप एवरेज स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख सकते हो। और देखो इस केस में हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि डिस्टेंस एस इक्वल टू स्पीड, आप लिख दो यहाँ पे भी स्पीड v इंटू डेल्टा टी। जबकि हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटरवल। अब ये अपना आता है पहला फॉर्मूला, ये स्पीड टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटरवल। लेकिन ये तुम लोग को पहले से भी आइडिया होगा, या तुम लोग यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि ये तभी वैलिड है जब स्पीड यूनिफॉर्म हो। जब क्या हो, आपका स्पीड यूनिफॉर्म हो, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही तुम्हारा स्पीड चेंज करने लगेगा, फिर हम लोग टोटल डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम इंटरवल नहीं कर सकते हैं। हम लोग बेसिक बातें इसको याद रखना, ये सब कहानी है। ओके, तो सिंपल सी कहानी है कि ये पहला फॉर्मूला मेरा वैलिड कभी होगा जब स्पीड यूनिफॉर्म होगा, और जितने समय के लिए भी आपका स्पीड यूनिफॉर्म है उतने समय के लिए तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, मतलब कि हम तुमसे अगर ऐसा बोलें कि हम 1 घंटे के टोटल जर्नी में, जैसे मान लो देखते हैं फ्रॉम एक एग्जाम्पल से, कि मैंने बोला कि मेरा जो टोटल जर्नी था वो था 1 आवर का, और उस 1 आवर के जर्नी में मैंने पहला जो 0.5 आवर था वो मैं गया हूँ 40 किलोमीटर पर आवर से, और जो नेक्स्ट 0.5 आवर का समय था वहां पे मैं गया हूँ 60 किलोमीटर पर आवर से। समझ में आया ना? देखिए इसको तुम लिख दो ABC। तो मैं अगर तुमसे पूछो कि क्या हम लोग इस पूरे 1 आवर के लिए स्पीड लेंगे 40 km/h, तो आंसर होगा नहीं। क्या हम इस पूरे 1 आवर के लिए स्पीड लेंगे 60 km/h, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि पूरे 1 आवर के लिए आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं रहा है, वो चेंज किया। लेकिन आप ध्यान से देखो तो पहले 0.5 आवर के लिए आपका स्पीड यूनिफॉर्म था, और लास्ट या सेकेंड वन, सॉरी, पहले 0.5 आवर के लिए आपका स्पीड यूनिफॉर्म है, और सेकेंड 0.5 आवर के लिए भी आपका स्पीड यूनिफॉर्म है। तो इस पूरे समय के लिए आप जो फॉर्मूला अभी सीखे हो वो यूज कर सकते हो, फिर इस सेकेंड वाले इंटरवल के लिए भी आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मतलब हम बोलेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट हाफ, तो कितना होगा आपका, देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो कितना स्पीड है 40 km/h, और टाइम आपका आ गया है 0.5 आवर। देखो ये यहाँ से आ जाएगा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। सिमिलरली जब हम लोग करेंगे डिस्टेंस इन सेकेंड हाफ, तो उसको आप लिख लो S2, तो हो जाएगा स्पीड 60 km/h एंड इंटू टाइम 0.5 आवर, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो ये हो गया S2। तो अब अगर हम पूछें टोटल डिस्टेंस, तो S1 प्लस S2, तो आंसर हो जाएगा 30 प्लस 20 50 किलोमीटर। तो ऐसे अपने को यूज करना है। हालांकि आगे जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, तो हमारा एक आएगा टाइप ऑफ मोशन एक्सलरेटेड मोशन। हर एक समय, मतलब किसी एक पर्टिकुलर समय के बाद उसका स्पीड चेंज ही करता है, तो उस केस में तो हम लोग ये सब फॉर्मूला यूज करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि मेरे को 10 सेकंड का ही मोशन कुछ ऐसा, या 10 सेकंड के लिए डिस्टेंस फाइंड करना हो, और ऐसा हो रहा है कि आपका हर एक मोमेंट, मतलब कि 0.1 सेकंड से लेके 0.15 सेकंड के बीच में भी आपका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, तो वहां पे तो आप ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बिल्कुल ही यूज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हम लोग एक अलग लेके आएंगे फार्मूला, फिलहाल तुम लोग इसको याद रखो।
कि जब यूनिफॉर्म हो तो कैसे हम लोग करेंगे। स्पीड इक्वल टू या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब मैं और कुछ बातें करूं तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों ही आपका होगा स्केलर क्वांटिटी। स्पीड ही तो है तो दोनों होगा स्केलर क्वांटिटी, दोनों का एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमने तुमको बताया कि v इंस्टेंटेनियस इज ds बाई डी टी, ये मैंने तुमको बताया था ना। तो अगर आपका स्पीड यूनिफॉर्म होता है तो हम लोग फाइन कर लेते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन अगर स्पीड तुम्हारा यूनिफॉर्म ना हो, चेंज कर रहा हो, तब देखो कैसे फाइन करेंगे हम यहाँ पे। तो मैं अभी फिलहाल के लिए जो v इंस्टेंटेनियस है उसको लिखता हूँ v से बस, तो हम लिखेंगे v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी एस इक्वल टू वी डी टी। अब तुमको अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला लेक्चर याद होगा तो यहाँ पे आ गया है ये इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में, यहाँ पे तुम्हारा आ गया है इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, और यही मेनली इस टाइप का क्वेश्चन ही हमको करना है क्लास 11 में। जो मैंने तुमको अभी वो क्वेश्चन बताया था वो 40 के एम पर आवर और 60 के एम पर आवर वाला, वो हम लोग क्लास 9 10 में कर चुके होते हैं। तो मेनली अपने को इस टाइप का क्वेश्चन करना है जहाँ पे स्पीड होगा वेरिएबल, ठीक है। तो आपका आ जाएगा देखिए, और यहाँ पे आप चाहो तो ले लो लिमिट, तो t1 से t2 समय में आपका टाइम इंटरवल, तो पहले आपका था डिस्टेंस 0 और बाद में आपको हो जाएगा डिस्टेंस s। तो ऐसे हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन जब क्या हो तुम्हारा स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो वेरिएबल हो तब। तो ये इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। फिलहाल अभी हम लोग बस इसको देखते हैं बेसिक बातें, इस पर हम लोग थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन तुम लोग अभी जान के रखो कि कैसे अपने को आगे बढ़ना है क्वेश्चन में इसमें सब। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी का। तो अब अपने को स्पीड का आइडिया हो गया है, तो जैसे मैंने तुमको बताया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, वैसे ही अपना आता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। देखो इस बार मैंने v के ऊपर दिया है एरो, क्योंकि ये शो कर रहा है वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो v वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर बाई टी। ओके, अब वैसे ही मान लो कि मेरा अगर वेलोसिटी रहे, या मेरा वेलोसिटी हो सकता है यूनिफॉर्म भी और वेलोसिटी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म भी। तो जब वेलोसिटी होता है नॉन यूनिफॉर्म तब हम लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो v एवरेज आपका हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल, है ना। ये देखो v एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ओके, अब वही हमको अगर फाइंड करना हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो फिर से वैसे ही करेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा ये डी एस बाई डी टू, दिस इज वी इंस्टेंटेनियस। ओके, अब जो हमने अभी स्पीड सीखा था और जो अभी हम वेलोसिटी सीख रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो आपका वेलोसिटी है आप ले लो एवरेज, वी एवरेज ले लो आप, या वी इंस्टेंटेनियस ले लो, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड भी होने वाला है और इसका डायरेक्शन भी होने वाला है, एंड इसका जो एसआई यूनिट होगा वो तो आपका हो जाएगा सिमिलर टू स्पीड मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से वही कहानी कि अगर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म था, आपका अगर वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी यूनिफॉर्म था, और आपको अगर फाइंड करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग यहाँ वहाँ पे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। जो हमने किया था यूज फॉर डिस्टेंस वही हम लोग कर सकते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन ये ओनली है वैलिड जब आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द जर्नी। फिर से जब जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो जो मैंने आपको अभी बताया था डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्मूला वैसे ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि v इंस्टेंटेनियस इज डी एस बाई डी टी, और देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डी एस वेक्टर इज इक्वल टू, या सिर्फ तुम इसको v लिख दो, v इंस्टेंटेनियस को ओनली v हो जाएगा v डी टी। फिर से वही t1 से t2
और आपका 0 से s। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट जब उसका वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे एक बात और लिखो कि इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, देन फिर से वही v एवरेज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस। अब ये जो अपना वेलोसिटी है वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा, तो कोई बात नहीं, जब जब हमको फाइंड करना होता है इसका मैग्नीट्यूड ओनली, तो हम इसमें मॉड लगाएंगे और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का हम फाइंड कर लेंगे ओनली मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं है। और जो और मैंने तुमको जो बताया कि v इंस्टेंटेनियस इज डी एस वेक्टर बाई डी टी, तो फिर से हम अब हम इसको बोलते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो जब हमको डिस्टेंस फाइंड करना हो इंस्टेंटेनियस, सॉरी, जब हमको फाइंड करना हो इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जब हमको फाइंड करना हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तब हम लोग फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या फिर उसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, अब देखो ध्यान से कि होता क्या है ना कि कहीं कहीं पे मेरा जो बॉडी हो वो अगर ओनली एक्स डिरेक्शन में मूव कर रहा हो, या मान लो कि उसका अगर पोजीशन ओनली एक्स डिरेक्शन में चेंज कर रहा हो, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो भी होगा ओनली एक्स। तो उस केस में हम लिखते हैं कि वेलोसिटी इन एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, चेंज इन पोजीशन का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। या आप कह सकते हो कि स्लोप ऑफ पोजीशन इन एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ऐसे आप बोल सकते हो। सिमिलरली जो उसका पोजीशन अगर सिर्फ y में चेंज कर रहा हो, तो हम लिखेंगे कि वी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, और अगर सिर्फ उसका z में चेंज कर रहा हो तो उसे लिखते हैं डी जेड बाई डी टी। तो x में अलग, y में अलग, z में आप अलग यहाँ से सेपरेटली सब ये सब कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात देखो कि अब हमको अगर ये पता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ओनली एक्स में ही मूव कर रहा है, तो या तो वो कर रहा होगा मूव इन पॉजिटिव एक्स, या तो वो कर रहा होगा इन निगेटिव एक्स, हमको इतना क्लियर होगा कि वो ओनली एक्स में ही मूव कर रहा है। तो उस केस में ना ये हम लोग वेक्टर वाला साइन हटा देते हैं और फिर हम खाली लिखते हैं कि वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ओनली। और अगर ये डी एक्स बाई डी टी आपका पॉजिटिव आ गया है, मतलब कि जो उसका वेलोसिटी था वो था पॉजिटिव एक्स में, और अगर उसका डी एक्स बाई डी टी आ गया है निगेटिव, मतलब कि उसका जो वेलोसिटी था वो था आपका निगेटिव एक्स। सिमिलरली आप y और z के लिए भी कर सकते हो, मतलब वो जो वेक्टर वाला साइन था ऊपर में एरो का, आप उसको हटा सकते हो। तो आपको क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन यहाँ से कैसा आ सकता है कि हमको देगा कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कि मेरा कोई एक बॉडी था उसका एक्स में जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है कुछ ऐसा टी क्यू माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस 2 मीटर, और हमको फाइंड करना है उसका वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो एक इसे हम लोग कर लेते हैं एग्जाम्पल। हमको फाइंड करना है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो हमसे पूछा है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब कि हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, और जैसा कि हमको ओनली एक्स दिया है, मतलब कि जो मेरा बॉडी था वो ओनली एक्स में ही मूव कर रहा होगा, तो हम लिखेंगे कि वेलोसिटी इन एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब डी बाई डी टी और एक हमको दिया है फंक्शन ऑफ टाइम क्या है देखो, तो टी क्यू माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस 2। अब इसका आपको करना होगा डिफ्रेंसिएशन, तो सबने पहले से किया हुआ है, तो मैं एक बार इसका लिखता हूँ क्या आने वाला है। ये आएगा थ्री टी स्क्वायर माइनस यहाँ से आएगा 60, और ये आपका 2 का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 0, तो आपका हो जाएगा 0। तो ये आने वाला है थ्री टी स्क्वायर माइनस 60। ये आपका आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये मेरा क्या है, या ऐसे बोलो कि वेलोसिटी इन एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमको फाइंड करना था टी इक्वल टू 2 पे, तो जहां जहां पे टी था वहां पे मैं कर दूंगा पुट 2। देखो ये आ जाएगा 3 इंटू टू का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 4 12 माइनस 12। अनफॉर्चुनेटली इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड आ गया, ताकि टी इक्वल टू 2 पे ये रेस्ट में होगा, टी इक्वल टू 2 पे ये रेस्ट में होगा। आपका बॉडी जो है वो इंस्टेंटली उस समय पे रेस्ट में होगा, उससे पहले या उससे बाद में भी आप फाइंड कर सकते हो,
चलो फाइंड करते हैं। एक हम लोग फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। चलो देखते हैं कि अगर हमको फाइंड करना होता है वेलोसिटी है एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, तो जहां जहां पे टी था वहां करते पुट 3। तो बोलो कितना आएगा? आपका आ जाएगा 3 × 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 × 3, तो आ जाएगा 27 - 18। तो ये आपका आ रहा है +9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो आपका वेलोसिटी आया है वो आया +9 मीटर पर सेकेंड। प्लस का मतलब क्या हुआ कि वो उस समय पे पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा होगा, मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन। तो सिंपल सा यहाँ बात ये है कि अपना ये जो वेलोसिटी वाला टर्म है पॉजिटिव भी आ सकता है और ये नेगेटिव भी आ सकता है। तो अपने कोई चाप की बात नहीं है, पॉजिटिव में कभी आ जाए या कभी अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो तुम्हारा शो कर रहा है ओनली डिरेक्शन। ओके, अब चलो यहाँ पे मैं कुछ नोट्स में लिखता हूँ पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, हमने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, चाहे ऐसे बोलते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। में देखो वेलोसिटी क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए जब हम उसको स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उसका लिया हमने मैग्नीट्यूड। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। और जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब तुम लोग सोच के बताओ, 10 सेकंड का टाइम है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमेशा सही होगा? बोलो तो, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमेशा वैलिड है, या कोई भी हमेशा वैलिड नहीं है, या दोनों हमेशा वैलिड है? तुम लोग सोच के बताओ। मैंने लिखा है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्या ये हमेशा वैलिड है? तो इसका आंसर होगा नो, ये हमेशा वैलिड नहीं है, नॉट ऑलवेज वैलिड। क्यों, मैं तुमको अभी बता रहा हूँ और तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या सीखा है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, है ना? बोलो। एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब तुम बताओ कि क्या हमेशा ऐसा क्या बोलते हैं, मैंडेटरी है कि जितना होगा डिस्टेंस उतना ही होगा डिस्प्लेसमेंट? बोलो तो, क्या हमेशा ये मैंडेटरी है कि जितना होगा डिस्टेंस उतना ही होगा डिस्प्लेसमेंट? जैसे मान लो कि अगर हम अपने घर से स्टार्ट किए चलना, पूरा मार्केट घूम के हम वापस अपने घर पे पहुंच गए, तो हमने डिस्टेंस तो किया है ना ट्रेवल, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया है 0। और जो आपका एवरेज वेलोसिटी है वो करता है डिपेंड अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट, और जो एवरेज स्पीड है वो करता है डिपेंड अपॉन टोटल डिस्टेंस। तो दोनों सेम नहीं हुआ, तो ये भी सेम नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं है? जल्दी से बोलो, बोलो। हाँ, तो ये नॉट ऑलवेज वैलिड हो भी सकता है, हो भी सकता है कब? जब डिस्टेंस हो जाए इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तब ये दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज वैलिड। ये हमेशा ही वैलिड है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर समय पे भाई। तो किसी पार्टिकुलर समय पे आपका जो होगा डिस्टेंस वही होगा डिस्प्लेसमेंट। उतने कम समय में आपका कुछ कुछ आपका चेंज नहीं कर जाएगा। अब जब टाइम इंटरवल में बात करते हो, तब हम बोलते हैं कि चलो आपका जो डिस्टेंस और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भले ही कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर समय पे ही बात कर रहे हैं, तो उतने कम समय में, मतलब कि सम समय चेंज की बात ही नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर समय की बात कर रहे हैं, मतलब समय चेंज हुआ ही नहीं है, या हुआ ही भी है तो बहुत कम हुआ है, 0.0001 सेकंड के आसपास कुछ ऐसा। तो उस पर्टिकुलर उतने छोटे से टाइम इंटरवल में जो आपका होगा डिस्टेंस वही आपका होगा डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे अलग होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए उससे इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये तुम लोग याद रखना, दोनों बातें। तो ये तुम्हारा हो गया कहानी। चलो हम एक बात और लिखते हैं, रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड
to the magnitude of average velocity is always greater than equal to 1 और लेस देन इक्वल टू 1, इसमें कौन सा सही है बताओ तो। मैग्नीट्यूड सॉरी एवरेज द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा या फिर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, जल्दी सोच के बताओ मेरे को। हाँ, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या अल्टीमेट केस में इक्वल होगा। तो एवरेज स्पीड भी जो आपका होगा वो या तो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होने वाला है या अल्टीमेट केस में इक्वल होगा। कभी भी एवरेज स्पीड आपका एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कम नहीं हो सकता है, तो ये आपका ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अच्छी बात है, ये सब बेसिक बातें तुम लोग याद रखना। ये क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है स्टेटमेंट बन के कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लिया है जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मैंने यहाँ पे एक्स वर्सेस टी लिया है, मतलब कि एक कोई बॉडी है जो मेरा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका पोजीशन चेंज करा होगा एक्स में, तो एक्स वर्सेस टाइम मेरे ग्राफ लिया हुआ है। ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ऑरिजिन है, हमने इस पे 3 पॉइंट लिया है। तुमको ये बताना है कि इन तीनों पॉइंट में से कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी निगेटिव है और कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, जल्दी। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होने वाला है कि वेलोसिटी एट ए इज पॉजिटिव, वेलोसिटी एट सी इज निगेटिव एंड वेलोसिटी एट बी इज जीरो। कैसे मैंने ये बताया कि हमको यहाँ पे एक्स वर्सेस टी ग्राफ दिया, मतलब हमको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, और वेलोसिटी हमको मिलेगा स्लोप से। तो मैंने इस पॉइंट ए पे स्लोप ड्रॉ, मैं यहाँ पे पॉइंट ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और उससे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करूंगा। तो देखो इसका स्लोप आने वाला है पॉजिटिव। सिमिलरली मैं इस पॉइंट सी पे ड्रॉ करूंगा टेंजेंट, तो उसका स्लोप आने वाला है निगेटिव, और पॉइंट बी पे टेंजेंट का स्लोप आने वाला है जीरो। तो इससे हम कंक्लूजन पे पहुंचे। ये सेकंड क्वेश्चन है, सब लोग इसको एक बार देखो। अ कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 km per hour टू रीच अ डेस्टिनेशन इन 3 आवर, फुल स्टॉप। इट रिटर्न्स बैक एट अ स्पीड ऑफ 50 km per hour, फुल स्टॉप। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड इफ ड्राइवर रेस्टेड फॉर हाफ आवर आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन एंड देन कम बैक। जल्दी इसको सब लोग सॉल्व करो तो। मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन में बोला अ कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 km per hour टू रीच अ डेस्टिनेशन इन 3 आवर। अच्छा, ओके। तो बोला है कि कार 60 km पर आवर से मूव किया है, इन 3 आवर में वो पहुंच गया है डेस्टिनेशन पे, और कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम लोग मान के चलें कि ये उसका कांस्टेंट स्पीड था। तो सबसे पहले फाइंड कर लो कि उसका डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कितना था। मान लो ये था उसका डेस्टिनेशन, इसका डिस्टेंस डी था, तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 60 km पर आवर एंड टाइम उसने लिया है 3 आवर, तो मतलब कि उसका डिस्टेंस था 180 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। ओके, ठीक है। तो जब ये जा रहा था तब ये टाइम लिया था 3 आवर, तो इसको मैं बोलता हूँ 3 आवर। और बोल रहा है कि वो वापस आया है 50 किलोमीटर पर आवर से, वापस वो आया है 50 किलोमीटर पर आवर से। तब फाइंड कर लो कि जब वो वापस आ रहा होगा तो कितना टाइम लिया होगा। तो वापस आने में मान लो उसने टाइम लिया है t2। तो फिर से वो बोला है कि वापस वो आ रहा था 50 km पर आवर से, मतलब कि उसका स्पीड रहेगा कांस्टेंट। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, तो कितना था डिस्टेंस 180 km, बाई स्पीड हो गया है 50 km पर आवर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो तुम्हारा आ जाएगा कितना, ये आएगा 3.6 ना, ये तुम्हारा आ जाएगा 3.6 आवर। ये आ जाएगा तुम्हारा 3.6 आवर। तो गया है 3 घंटे में और वापस आया है 3.6 आवर में। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी। वो जाके वापस वहीं पे पहुंच गया है, चलना स्टार्ट किया, यहाँ से डेस्टिनेशन पे पहुंचा, वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो।
एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, तो पहले का आंसर हो जाएगा जीरो। बी नंबर में हमको फाइंड करना था एवरेज स्पीड, तो उसके लिए हमको क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल टाइम। तो 180 केएम वो गया है और वापस आया भी है 180 केएम, तो टोटल आपका डिस्टेंस हो जाएगा 360 किलोमीटर। एंड टाइम कितना लिया है, तो जाने में 3 आवर और आने में 3.6 आवर, तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा 6.6 आवर। इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका आएगा 54.55 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड। इसमें एक क्वेश्चन और था, नंबर सी। नंबर सी में उसने पूछा है कि एवरेज स्पीड, अगर वो ड्राइवर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आधा घंटा रेस्ट किया है, तो आधा घंटा अगर उसने रेस्ट किया है, तो अब जो टोटल टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3.6 आया, सॉरी 6.6 आया था ना, 6.6 में आप 0.5 और ऐड कर दो, 6.6 प्लस 0.5 आवर हो जाएगा 7.1 आवर। तो आप फिर से फाइन कर लो, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस तो वही हो जाएगा 360 km बाई 7.1 आवर, और ये सॉल्व करने के बाद आपका आने वाला है 50.7। तो ये हो गया एवरेज स्पीड सेकंड केस में। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया था कि इन 1 सेकेंड पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ए से बी गया है और वो सेमी सर्कुलर पाथ पे गया है, और उसका उस सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया है 1 मीटर। तो हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। अब अगर ये सेमी सर्कुलर पाथ में गया है, तो इसका ए बी हो जाएगा, ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज नथिंग बट डायमीटर। तो 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 1 एंड बाई, ये आपका हो जाएगा मीटर ना, तो 2 इंटू 1 मीटर। देखो आपको रेडियस दिया था मीटर में, और टाइम हमको दिया है सेकंड में, कि वो गया है 1 सेकंड में, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 सेकंड, तो ये आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया ना। अब मान लो कि यही हमसे पूछता अगर एवरेज स्पीड, तो हम लिखते हैं डिस्टेंस बाई टाइम इंटरवल, और वो अगर सेमी सर्कुलर पाथ पे गया है, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल पाथ लेंथ, तो आपका आने वाला है पाई इंटू आर, तो पाई इंटू 1 ही हो जाएगा, तो पाई इंटू 1 मीटर। एंड बाई टाइम तो लिया था कितना, 1 सेकेंड ही ना, तो 1 सेकेंड, तो हो जाएगा पाई मीटर पर सेकेंड। तो पाई मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड, 2 मीटर पर सेकेंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ये कहानी, बोलो। तो ये हमने स्पीड और वेलोसिटी कर लिया। अच्छा तुम लोग वेलोसिटी के बारे में एक खास बात और याद रखना, कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए वैल्यू चेंज करे ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बॉडी के मोशन का डायरेक्शन चेंज किया है, तो भी हम बोलते हैं कि उसका वेलोसिटी चेंज करेगा। जैसे मान लो कि अगर मेरा कार अभी 50 km/h से नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा था, तो कुछ उसका स्टार्टिंग में वेलोसिटी होगा। अब मान लो कि अगर मेरे कार ने 90 डिग्री से लेफ्ट टर्न ले लिया, और फिर से वो 50 km/h से ही मूव कर रहा है, तो अभी उसका वैल्यू चेंज नहीं किया, या आप ऐसा बोलो कि उसका स्पीड चेंज नहीं किया। जो पहले ही 50 था, 50 km/h, अभी भी 50 km/h ही है। तो स्पीड चेंज नहीं किया, लेकिन उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज कर गया, तो हम बोल रहे हैं कि उसका वेलोसिटी चेंज कर गया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। तो वो करता है डिपेंड अपॉन द चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन बोथ। तो कोई भी एक चेंज करे या दोनों ही चेंज करे, तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज कर गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया है एक्सेलरेशन। इसको हम लिखते हैं ए से, और इसका बेसिक आइडिया सबको है, तो मैं लिखता हूँ इसको जल्दी जल्दी, थोड़ा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो इसको हम करते हैं डिफाइन कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब
ये भी आपका हो सकता है कि यूनिफॉर्म, या ये भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन कैन बी यूनिफॉर्म एंड कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। तो जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो उस केस में हम फाइंड करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लिखते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा v बाय डेल्टा t। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, उसके बाद हमको अगर लिखना है इंस्टेंटेनियस, तो फिर से वही कहानी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो ये तुम्हारा आ जाएगा डी वी बाई डी टी। ये तुम्हारा आ गया है डी वी बाई डी टी। और इसको हम सिर्फ लिखते हैं ऐसा भी कि ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब ध्यान से देखो तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जब हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो या तो आपको चेंज इन वेलोसिटी पता हो और टाइम इंटरवल पता हो, तो हम लोग वहां से फाइंड कर सकते हैं। या आपको अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता हो तो हम लोग उसका वेलोसिटी वाले फंक्शन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अभी तक देखो हमने तीन बातें की हैं, स्पीड स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ, एंड एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये तुम लोग इन सारी बातों को याद रखना। ओके, चलो अच्छी बात है। फिर से जो तुम्हारा ये ए है, ए में बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, में बी निगेटिव जीरो और पॉजिटिव, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जहां भी निगेटिव साइन है उसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक तरफ आपने पॉजिटिव माना है, एक्सेलरेशन उसके जस्ट अपोजिट आया है। और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तब हम लोग बोलते हैं, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो तब हम बोलते हैं कि बॉडी का जो मोशन है वो है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे आपका स्पीड कांस्टेंट हो फिर भी जो आपका वेलोसिटी चेंज कर रहा हो, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा हो। तो तुम लोग इन सब बातों का तुम लोग याद रखना। ओके, अब हम यहाँ से फिर से बोल सकते हैं कि किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन आ सकता है, दो हो सकता है या तीन हो सकता है। आइदर चेंज इन ओनली, चेंज इन ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर चेंज इन स्पीड ओनली, जब ओनली वैल्यू चेंज करे उसका डायरेक्शन चेंज ना करे, या चेंज इन बोथ। ये तीन टाइप का आपका एक्सेलरेशन हो सकता है। तो पहले टाइप में जो आपका होता है उसमें स्पीड रहता है कांस्टेंट, इसमें आपका स्पीड रहता है कांस्टेंट, बस आपका डायरेक्शन ही चेंज करता है। सब लोग इसको याद रखना। इसका जो एसआई यूनिट होगा आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जैसा कि मैंने लिखा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब हम बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी होगा उस तरफ ही आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, चलो ये अच्छी बात है। ऐसा यूनिट हो गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा हम लोग बात करते हैं मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। तो जैसे मैंने तुमको बताया कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो
सिंपल सी कहानी देखो क्या है कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, अभी मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का, वैल्यू का, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होता है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी उतना ज्यादा होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी ज्यादा होता है। जब आपका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होता है, तब आपका जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी कम होता है। समझ में आया ना? मतलब कि आपकी अगर कार में एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, तो उसका दो मीनिंग हो सकता है, या तो आपके कार का स्पीड इंक्रीज कर रहा है, या तो आपके कार का स्पीड डिक्रीज कर रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो फिर वो इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो ज्यादा होगा। समझे ना? ओके, मतलब वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। ये सब तुम्हारी बेसिक बातें हैं। अब ये जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन जो है वो आपके बॉडी का स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। कब हम लोग चेक करेंगे कि करेगा इंक्रीज और कब करेगा डिक्रीज, इसका आप लोग बेसिक आइडिया आपको होगा भी कि जब हम लोग कोई ऐसे साइकिल, जब कोई सामने की तरफ वो चला रहा था होता है और जब हम उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, तब उसमें उसके वेलोसिटी के अपोजिट में होता है एक्सेलरेशन, और तब उसका स्पीड डिक्रीज करता है, तब वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये सब बेसिक बातें तुमको पता है। अभी तुमको चेक कैसे करना है, तो देखो मैं तुमको एक बताता हूँ आइडिया। तुम फाइंड कर लेना ए डॉट वी, ए डॉट वी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो अगर ये आ जाए पॉजिटिव, अगर ये आ जाए पॉजिटिव, मतलब कि जो तुम्हारा स्पीड था वो करने वाला है इंक्रीज। अगर ए डॉट वी तुम्हारा आ जाएगा नेगेटिव में, मतलब कि तुम्हारा स्पीड करने वाला है डिक्रीज। अगर ए डॉट वी का वैल्यू आ जाए जीरो, मतलब तुम्हारा स्पीड रहेगा कांस्टेंट। ये सब बातें तुम लोग याद रखना। ए डॉट बी पॉजिटिव, स्पीड इंक्रीज, ए डॉट बी नेगेटिव, स्पीड डिक्रीज, ए डॉट बी जीरो, स्पीड चेंज ही नहीं करेगा। मतलब कि अगर हम उसे बोलना चाहें कि अगर मान लो कि मेरा कार ऐसे कुछ ऐसा 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था पॉजिटिव एक्स में, और जो मेरा ए है, ए वेक्टर वो कुछ ऐसा, और ये इसके बीच का एंगल है, तो देखो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है, नहीं ना, यहाँ पे थीटा है एक्यूट एंगल। और तुमको मैंने बताया था कि जब एंगल होता है दो वेक्टर के बीच का एक्यूट, तो उनका ए डॉट बी आता है पॉजिटिव। तो इस केस में आपका ए डॉट बी आने वाला है पॉजिटिव। तो स्पीड ऑफ कार आपका करेगा इंक्रीज, जो 5 से उसका स्पीड हो जाएगा ज़्यादा। अगर वही कार मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसका ए कुछ इस तरफ है, कुछ देखो कुछ ऐसा, और यहाँ पे ये हो गया एंगल, तो वहाँ पे एंगल 90 से ज़्यादा है, एंगल ऑब्ट्यूज है, तो यहाँ पे ए डॉट भी आने वाला है नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पे इसका स्पीड 5 से कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वही थर्ड केस, अगर इसका स्पीड मान लो पॉजिटिव एक्स में था 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका ए हो गया है पॉजिटिव वाई में, तो यहाँ पे इनके बीच का एंगल 90 है, तो एंगल 90 है तो ए डॉट भी हो जाएगा जीरो, मतलब कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तुम लोग एक बात याद रखना यहाँ से देखो कि अगर बॉडी का वेलोसिटी एक्स में था और उसका एक्सेलरेशन वाई में हो गया है, तो बॉडी का वेलोसिटी जो एक्स में था उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ से एक हम लोग निकालते हैं कंक्लूजन कि इफ एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज 90 डिग्री, then velocity of the body in that particular direction remains constant। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इन दैट पार्टिकुलर डायरेक्शन, इसके तुम दो स्टार मार्क, क्योंकि हो सकता है कि अब उसमें अगर ए हो रहा है पॉजिटिव वाई में, तो पॉजिटिव वाई में उसका वेलोसिटी चेंज कर सकता है, लेकिन जो एक्स में पहले से जो वेलोसिटी था उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है पार्टिकुलर डायरेक्शन कि अगर वेलोसिटी के
परपेंडिकुलर हो जाए एक्सेलरेशन, तब उस पहले वाले वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आगे, जब हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, तो वहाँ पे यही आएगा कि अगर मेरा बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था और बॉडी का जो वेलोसिटी है वो अगर वाई में है, या सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर मेरा बॉडी पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा था और बॉडी का जो एक्सलेरेशन है अगर वो वाई में है, तो वाई वाले एक्सलेरेशन के चलते एक्स वाले मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वाई में क्या हो रहा है उससे एक्स को कोई मतलब नहीं है। ऐसा हम आगे चैप्टर्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत बार मैं इनको यूज करूंगा, क्योंकि एक्स और वाई के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो वाई में अगर एक्सलेरेशन है तो उससे एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये समझ में आया सबको ना? चलो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा है, तुमको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। मैं रीड कर रहा हूँ। एक्सलरेशन इज डिक्रीजिंग बट स्पीड इज इंक्रीजिंग। पहला तुम लोग स्टेटमेंट रीड करो कि बॉडी का एक्सलरेशन डिक्रीज कर रहा है लेकिन स्पीड इंक्रीज कर रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तुमको ये बताना है, जल्दी बोलो। ओके, और देखो तो यहाँ पे फर्स्ट वाला है स्टेटमेंट की एक्सलेशन इज डिक्रीजिंग बट स्पीड इज इंक्रीजिंग। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो आंसर है हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे है मैं तुमको वो समझा रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? ए बोले तो एक्सलरेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सलरेशन डिक्रीज कर रहा है लेकिन स्पीड इंक्रीज कर रहा है। जैसे देखो, इसको समझो ऐसे कि मैं तुमसे बोलूं कि स्टार्टिंग में जो ए था वो था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये था इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि जो मेरा कार, जैसे मान लो कि ये कार था, ये स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट किया, और इसमें जो अभी ए है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इसका एक सेकेंड में जो स्पीड है वो 5 मीटर से इंक्रीज कर जाएगा। ये हुआ मीनिंग ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो स्पीड हो जाएगा आफ्टर 1 सेकेंड वो आपका हो जाएगा 10 से 15। कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसमें ए कितना था? ए था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैंने माना है टी इक्वल टू 0, और ये हो गया तुम्हारा टी इक्वल टू 1। ये 15 मीटर स्पीड जो होगा वो तुम्हारा होगा 15 मीटर पर सेकेंड एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। अब मैंने क्या किया कि टी इक्वल टू 1 पे मैंने एक्सलेशन को चेंज कर दिया है और इस बार घटा दिया। घटाने का मतलब ये था कि 5 से मैंने 3 कर दिया, कि अब जो तुम्हारा ए हो गया है वो हो गया ए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो तो ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अब जो उसका स्पीड अगले 1 सेकेंड में वो 3 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा। तो अब जो इसका स्पीड होगा वो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे साफ साफ तुमको दिख रहा है कि एक्सलरेशन का वैल्यू डिक्रीज किया है लेकिन तुम्हारा जो वेलोसिटी था वो इंक्रीज कर गया है, 15 से 18 हो गया है। तो वो जितने से इंक्रीज कर रहा था वो घट गया है, लेकिन इंक्रीज अभी भी हो रहा है ना। जैसे मान लो कि हम तुमसे बोले कि मेरा सैलरी पहले 100 रुपया डेली हो रहा था इंक्रीज, और आजकल 50 रुपया डेली इंक्रीज हो रहा है। तो जो 100 रुपया था वो मेरा था रेट ऑफ इंक्रीज, तो वो मान लो कि वो था एक्सेलरेशन। और अभी जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो हो गया 50 रुपया, लेकिन फिर भी 50 रुपये से तो बढ़ रहा है ना, तो सैलरी आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है ऐसा। अगर वही तुम्हारा ए अगर भी के अपोजिट होता तब तुम्हारा फिर स्पीड घटता, लेकिन यहाँ पे ए और भी दोनों एक तरफ ही था, तो इस केस में वो ए घट रहा था और उसका जो स्पीड था वो बढ़ रहा था। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट ट्रू था पहले वाला। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला, एक्सलेशन एंड वेलोसिटी ऑलवेज हैव सेम डायरेक्शन। ये तुम्हारा स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सलेशन और वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन हो, उनका उनका अलग अलग भी हो सकता है। और इसका सबसे सही जो होता है तुम्हारा एग्जांपल कि जब हम कोई किसी बॉल को ऊपर हवा में थ्रो करते हैं तो उसका वेलोसिटी होता है वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन उस पर जो एक्सलेशन होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तुम्हारा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तुम्हारा हो गया बेस्ट एग्जाम्पल। तो ये तुम्हारा हो गया स्टूडेंट फॉल्स। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले का कि एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी किसी बॉडी का किसी पर्टिकुलर समय पे जीरो हो जाए लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो? हाँ, ये भी पॉसिबल है। ये तुम्हारा स्टेटमेंट ट्रू है।
और ये भी, और इसको भी मैं तुमको समझा सकता हूँ कि जब हम किसी बॉल को हवा में ऊपर फेंकते हैं तो उसके मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंचता है तो उसका उस इंस्टेंट पे स्पीड हो जाता है जीरो, लेकिन उस पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अभी भी नीचे की तरफ लग रहा होता है और इसीलिए वो नीचे आता भी है। मतलब ये वाला तुम्हारा थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि अ बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो समझ में आया ना ये तीनों पॉइंट। चलो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा है पहले में डी वी बाई डी टी का होल मॉड, और सेकेंड केस में हमने लिखा है डी मॉड वी बाई डी टी। और मेरा सवाल है कि क्या ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों सिमिलर चीज को शो कर रहे हैं या दोनों अलग चीज को शो कर रहे हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो, कैसे सिमिलर हैं, अगर ये दोनों अलग हैं तो कैसे अलग हैं, और क्या किसी कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। मेरा सवाल ये है। समय है तुम लोग के पास 2 मिनट का, सोच के बताओ। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो तो अच्छा, यहाँ पे तुम लोग एक बात और ऐड कर लो, ये भी है ए और ये भी है ए, तो दोनों ही शो कर रहा है एक्सेलरेशन। लेकिन इन दोनों में क्या ये दोनों जो शो कर रहे हैं वो दोनों चीज सेम है या अलग है, मेरा सवाल यही है, पहला सवाल यही है। अब हमने तुमको ये बताया था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और देखो तो मैंने इस पूरे डी वी बाई डी टी पे मॉड लगा दिया है। इसका मतलब क्या, ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन। और मैं नेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है ड्यू टू चेंज इन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है चेंज इन डायरेक्शन ओनली, मैंने ये पहले ही बताया था, या फिर चेंज इन स्पीड ओनली, या फिर आता है दोनों के चेंज करने के चलते। तो जब हम लोग स्पीड वाला चेंज भी लेते हैं, या जब मान लो कि हमारे अगर बॉडी में उसका स्पीड भी चेंज कर रहा हो और उसका बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज करता है, उस केस में उस बॉडी में दो टाइप का होता है। क्या होता है उसमें, दो टाइप का होता है एक्सेलरेशन, एक जो कि वैल्यू चेंज करता है और एक जो कि चेंज करता है उसका डायरेक्शन। जैसा कि तुमको बेसिक आइडिया होगा सर्कुलर मोशन का, नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मैंने तुमको क्लास 9-10 में बताया होगा कि वहां पे दो टाइप का होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक आपका सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का काम होता है चेंज करना डायरेक्शन, और टेंजेंशियल का काम होता है चेंज करना स्पीड। तो अगर तुमको उसका बेसिक आइडिया हो, तो नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, तुम बस इतना जानो कि एक्सेलरेशन दो तरीके से आ सकता है, और अगर बॉडी का स्पीड भी चेंज कर रहा हो और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है तो उसमें दो टाइप का होता है एक्सेलरेशन, और उन दोनों का जब हम वेक्टर समेशन करते हैं तब हमको वहां से मिलता है नेट एक्सेलरेशन। ओके, तो ये जो मॉड डीवी बाई डी टी है, या जो डीवी बाई डी टी का होल मॉड है, ये शो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन। नेट का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन प्लस वैल्यू दोनों वाले का। ओके, तो ये तो हो गया मीनिंग कि पहला वाला क्या शो कर रहा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड वाले का। देखो तो सेकेंड वाले में हमने लिया है डी मॉड वी बाई डी टी, और मॉड वी को हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या इसको हम बोल सकते हैं ओनली स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, हम लोग इतना तो कर सकते हैं ना। मतलब कि ये जो मेरा सेकेंड वाला टर्म है ना, ये शो कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सेकेंड वाला मेरा शो कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जो मेरा पहला वाला था वो शो कर रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ बोथ स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। तो दोनों में अंतर समझ में आया ना, डी बाई डी टी का मॉड एंड डी मॉड वी बाई डी टी का मतलब। सेकेंड वाला टर्म तुम्हारा शो कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ओनली, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, वो स्पीड में जो जो चेंज आ रहा था उसका वो रेट बता रहा है। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेकेंड वाला ए था वो हमको तब सिर्फ मिलेगा जब बॉडी का स्पीड चेंज कर रहा हो, लेकिन जो पहला वाला मेरा ए है वो हमको अगर बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो भी मिलेगा, और उसका अगर स्पीड चेंज कर रहा है तो भी मिलेगा, अगर दोनों चेंज कर रहा था तो भी मिलेगा। पहले इन दोनों में तुम लोग को अंतर है समझे,
बोलो तो क्या अंतर है? तो इससे मैं एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहूंगा कि जब बॉडी का स्पीड चेंज नहीं कर रहा होगा तो जो तुम्हारा सेकेंड वाला ए है वो हो जाएगा जीरो। लेकिन फर्स्ट वाला टर्म अगर स्पीड नहीं चेंज कर रहा है, ओनली डायरेक्शन भी चेंज कर रहा होगा, तो भी पहला वाला जीरो नहीं होगा। तो पहला वाला जीरो होने के लिए स्पीड भी चेंज ना करे और डायरेक्शन भी चेंज ना करे, तब तुम्हारा पहला वाला होगा जीरो। अगर सेकेंड वाले की बात करें तो सेकेंड वाले को डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, अगर स्पीड नहीं चेंज कर रहा है तो पक्का जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि ये दोनों तो सेम नहीं थे, ये दोनों अलग अलग चीज शो कर रहे हैं। तो कैसे अलग हैं? तो पहला शो कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, और दूसरा जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो कैसे ये दोनों डिफरेंट है वो समझ में आ गया। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है कि कैन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज जीरो वाइल मॉड ऑफ डीवी बाई डी टी इज नॉट जीरो? क्या ऐसा पॉसिबल है कभी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो जाए जीरो लेकिन नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो ना हो? बोलो तो तुम लोग, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो जाए जीरो लेकिन नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो ना हो? इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि बॉडी का स्पीड यूनिफॉर्म हो लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा हो, या बॉडी का स्पीड यूनिफॉर्म हो या स्पीड कांस्टेंट हो फिर भी बॉडी में एक्सेलरेशन हो। क्या ऐसा केस कहीं पॉसिबल है? बोलो तो, कि स्पीड कांस्टेंट लेकिन फिर भी उसमें एक्सेलरेशन हो रहा हो। बोलो तो, जल्दी बोलो। कहाँ होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर मॉड भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जो तुम्हारा आएगा डी मॉड वी बाई डी टी वो आ जाएगा जीरो। लेकिन हमको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज करता है, तो अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसमें एक एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक एक्सेलरेशन है तो मतलब कि मेरा नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं था, तो इसलिए मॉड डी बाई डी टी जीरो नहीं होगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और कब? इसका जो आपका जो हम कह सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल आपका है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये पॉसिबल तब है, इसका और भी हो सकता है एग्जाम्पल। और ये पॉसिबल कब है? कि जब स्पीड कांस्टेंट हो जाए, ओनली डायरेक्शन चेंज करे। अब आ जाओ थर्ड में, कि उसका नेट जो हमने बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन इज जीरो लेकिन रेट ऑफ स्पीड इज नॉट जीरो। क्या ये ऐसा कभी पॉसिबल है कि उसका नेट ए हम बोल रहे हैं जीरो है लेकिन उसका एक जो स्पीड चेंज करने के चलते आ रहा था वो जीरो नहीं है? बोलो तो ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? बोलो, सोचो सोचो सोचो, बस सोचो कि ये जो नेट आ रहा है, ये जो नेट आ रहा था वो आ रहा था ड्यू टू चेंज इन स्पीड एंड ड्यू टू चेंज इन एक्सेलरेशन। तो अगर ये नेट वाला जीरो है मतलब कि ना तो उसका स्पीड चेंज कर रहा था और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना तो स्पीड चेंज कर रहा है ना तो चेंज कर रहा है डायरेक्शन, तभी इसका मॉड डीवी बाई डी टी जीरो आ गया है। समझ में आया ना? तो ना तो स्पीड चेंज कर रहा है जीरो, ना तो चेंज कर रहा था डायरेक्शन, तो तुम्हारा मतलब कि ये पहला वाला टर्म पक्का ही जीरो होना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अरे बूझे तुम लोग, जल्दी बोलो कि ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं। ये तो मैंने चेक किया कि क्या क्या इनका मतलब था। क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? इक्वल टू डी मॉड वी बाई डी टी, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? और अगर हो सकते हैं तो कब होंगे? तो देखो तुम लोग को अगर इनका बेसिक मीनिंग है तो तुम लोग सिचुएशन भी सोच सकते हो कि ये शो कर रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन पहला वाला टर्म, और सेकेंड वाला शो कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो अगर ऐसा हो जाए कि मेरे बॉडी में सिर्फ स्पीड ही चेंज करे, अगर डायरेक्शन चेंज ना करे, तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो फिर जो हम लोग नेट एक्सेलरेशन बोल रहे हैं वो भी आएगा ओनली ड्यू टू चेंज इन स्पीड।
और फिर ये दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, बोलो जल्दी से, बोलो। हाँ, मतलब दे कैन बी इक्वल व्हेन direction of motion does not change। अगर बॉडी के मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तब जो भी एक्सलेशन आएगा वो आएगा ओनली ड्यू टू चेंज इन स्पीड। और जो तुम्हारा सेकेंड वाला टर्म था वो था ड्यू टू चेंज इन स्पीड ही, और जो पहला वाला टर्म था वो था ड्यू टू चेंज इन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा तो पहले वाले टर्म में भी चेंज क्या आएगा, केवल स्पीड का ही आएगा, फिर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया कब ये होंगे इक्वल। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है कि एक जो तुम्हारा कार है, जो कार, वो कार एक हॉरिजेंटल सड़क पे मूव कर रहा था ओनली इन ओनली वन डायरेक्शन, इन ओनली वन डायरेक्शन। ये इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में उस कार के मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो एकदम स्ट्रेट रास्ते पे एक तरफ ही चलते जा रहा है। तो उस केस में अगर उसका कुछ चेंज कर रहा है तो वो उसका बस स्पीड ही चेंज करेगा। समझ में आया, बोलो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे तो ग्राफ वाला स्टार्ट करेंगे, ग्राफ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट